हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पराज साहू, आपका मैथ्स टीचर। तो हम चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 का नाम है बैंकिंग एवं कराधान। इसका एक्सरसाइज यानी प्रश्न वाली 1 हम कर चुके हैं। आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता कैसे निकाला जाता है उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पूरा क्वेश्चन बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। यदि आया होगा तो बिल्कुल मुझे कमेंट करें या फिर मेरे ग्रुप में आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 2 की तरफ। प्रश्नावली 2 में जो है वो रीजनल आपको टैक्स निकालने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई आदमी कमा रहा है, ठीक है, पैसा कमा रहा है, तो सरकार एक लिमिट बनाया गया है कि साल भर में यदि कोई आदमी जो है 2.5 लाख रुपये कमाता है तो उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 लाख से यदि ज़्यादा कमाता है तो उसका कुछ टैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्वेश्चन में हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे कितना कितना टैक्स है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि इस चीज़ पर इतना टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कितना छूट है। महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा छूट होती है और पुरुष के लिए साथ 2 लाख तक छूट होता है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कोई नया फार्मूला तो है नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखो, पहला आपको दिया है, ध्यान समझिएगा। हो सकता है मैं इसको शो कर दूंगा प्रश्न में, इसको वीडियो में, कि एक वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने भविष्य निधि में जमा करता है और 24,000 रुपया वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष 100% मुक्त है और 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जिसको 50% मुक्त दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना करना है। सही बचत 1 लाख रुपये तक मुक्त आयकर देने का नियमानुसार है। देखो, मैं क्वेश्चन जो है बुक से पढ़ भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहना का चाह रहा है, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा कमा रहा है, 5 लाख रुपया कमा रहा है, एक साल में 5 लाख रुपया कमा रहा है और बेचारा का खर्चा भी ज़्यादा है। ठीक है, अब बोलेगा सरकार से हम लोग टैक्स लेंगे तो और गरीब हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाया कि आप मान लो क्या चीज़ है, जीवन बीमा में क्या करते हो, जीवन बीमा में इन्वेस्ट करते हो अपने पैसा, तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा उस पैसा का। ठीक है, और क्या चीज़ है कि अब मान लो आप प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिए तो उसका भी आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वृद्धाश्रम में कुछ पैसा दे दिए, उसका भी कुछ टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ में छूट किया। अब इसमें भी कई लोग फ़ायदा उठाते हैं। क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कि उसके पास मान लो 10 लाख रुपये कमा रहा है, 10 लाख रुपया कमा रहा है और उसको टैक्स नहीं देना है गवर्नमेंट को, तो क्या करेगा, अपने सारे बच्चों का, अपने बीवी सबका क्या कर देगा, LIC कर देगा। LIC कर देगा, मतलब अपना कुल मिलाकर जो जितना क्राइटेरिया है 2 लाख रुपये तक बचा लेगा, बाकी सबको जमा कर देगा क्योंकि बाद में पैसा मिल जाता है LIC में। तो ऐसे भी गवर्नमेंट फिर रूल बनाया कि ज़्यादा क्या है, ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है। आपको मैं 1 लाख रुपये तक ही छूट दूँगा। ठीक है, 1 लाख रुपये तक छूट देंगे। तो देखो, तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे छूट मिलता है, कहाँ कहाँ पे कितना क्या है, सब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आप बुक से पढ़िएगा क्योंकि बहुत लंबा है तो शो कर दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि कुल वार्षिक आय दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा हल करके, बहुत लंबा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो कुल वार्षिक आय, ठीक, कुल वार्षिक आय कितना दिया है यहाँ पे, 4,10,000 रुपये दे दिया आपको। 4,10,000 रुपया साल भर की इनकी कमाई है। ठीक है, और सबसे पहले इस पैसे में ना दान किया होगा ना, किसी भी क्वेश्चन में दान वाली राशि होगी उसको छूट की राशि आने बोला जाता है, उसको पहले माइनस कर लेना इससे। ठीक है, तो पहले मैं दान की गई राशि को लिख लेता हूँ। तो दान की राशि कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। दान की राशि, इसमें उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला दान की राशि में पहला दान क्या किया है, देखो तो यहाँ पे, हाँ, प्रधानमंत्री राहत कोष तो 100% मुक्त है, 20,000, तो उसको लिख लो 20,000 पूर्ण रूप से कुछ छूट मिलेगा। प्रधानमंत्री राहत कोष, ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना, 20,000 रुपया जमा करता है, 20,000 रुपया। और दूसरा वृद्धाश्रम में जमा करता है कितना, 12,000, जिसका 50% छूट है। ठीक है, तो वृद्धाश्रम में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वृद्धाश्रम में कितना, 12,000 रुपये जमा करता है और उस 12,000 का 50% छूट है, मात्र 50%। तो 50% का 50/100 करेंगे, ये 2 जीरो जो 2 जीरो कट गया, यानी कुल मिला के यहाँ पे आएगा 6,000। तो क्या हो गया टोटल, कुल क्या है दान की राशि, कुल दान की राशि कितना हो जाएगा, 20,000 और 6,000 मिला के कितना हो जाएगा,
26,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब कुल वार्षिक आय कितना, क्योंकि छूट की राशि इसमें कोई टैक्स लगना नहीं है तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। अब ठीक है, अब कुल वार्षिक आय, अब कुल वार्षिक आय कितना हो जाएगा, वार्षिक आय जितना था 4,10,000 में आप 26,000 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, आप देख लो, 3 जीरो है यहाँ पे, 3 जीरो कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पे 10 में 6 गया तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा, 10 में 2 गया तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 3 लाख कितना हो गया, 84,000 रुपये हो गया आपका कुल वार्षिक आय हो गया। ठीक है, अब इस 3,84,000 पे जो भी कर लगना लगा सकते हैं। ठीक, दान वाला जो राशि को हटा दिए। अब उसके बाद देखो कर में छूट योग्य राशि कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। कर में छूट योग्य राशि, छठ क्या है, कर में छूट योग्य राशि कौन कौन सा है। पहला नंबर देखो, सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, सामान्य भविष्य निधि। ठीक है, सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा करता है, देख लो। सबसे पहले सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, तो 4,000 रुपये प्रति माह, तो हमको प्रति माह नहीं लेना है, एक साल में कितना जमा करता है उसको लेना है। तो एक महीने में 4,000 जमा करता है तो 12 महीने में कितना जमा करेगा, तो 12 गुना करेंगे, 12 चौक 48, तो 48,000 रुपये जमा करता है सामान्य भविष्य निधि में। दूसरा देखिए, दूसरा वो किस में जमा करता है, वो LIC में जमा करता है। ठीक है, भविष्य निधि और वार्षिक जीवन बीमा। तो LIC जीवन बीमा में कितना जमा करता है, जीवन बीमा में वो करता है 24,000 रुपया और वो वार्षिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24,000 रुपया हो जाएगा, वार्षिक है। तीसरा और किस में जमा करता है, वो तीसरा जमा कर रहा है आपका राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र इसमें भी जमा करता है। कितना जमा करता है, 25,000 रुपये जमा करता है। ठीक है, 25,000 रुपया जमा करता है। टोटल कितना जमा करता है ये देखो, तो टोटल जमा कर रहा है 25, 48, 48, 96, 97,000 रुपया। तो 97,000 रुपया ये जमा कर रहा है टोटल। अब क्या हो जाएगा, अब कर योग्य, ये तो कर में छूट योग्य राशि, यानी जितना इसके पास था उसमें सबको माइनस करेंगे, इसमें भी उसको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बता दिया था कि भविष्य निधि अपने भविष्य निधि के लिए जमा करोगे या जीवन बीमा में जमा करोगे या राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा करोगे तो उसका भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पहले सबसे पहले दान की राशि घटा लेना, उसके बाद फिर उसमें इसको माइनस करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये तो इतना है मेरे पास कुल वार्षिक आय भी था। अब क्या हो जाएगा, इसको ही मिटा दो। अब क्या होगा, कर योग्य राशि, कितना पैसा का कर देगा, टैक्स देगा। तो कर योग्य राशि, कर योग्य राशि में कितना वार्षिक आय बचा था, दान को हटाने के बाद 3,84,000, उसमें माइनस करेंगे कितना, 97,000। कितना, 97,000। तो कितना हो जाएगा, देखो 0 0 0 घट गया, 14 में 7 गया तो 7 हो जाएगा। अब ये बच जाएगा आपका फिर 17, 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 17 में 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2,87,000 बच गया आपके पास, 2,87,000। ठीक है, अब इस पर हमको क्या लगाना है, टैक्स लगेगा। ठीक, इस पर हमको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब टैक्स की भी गणना की ना नियम दिया हुआ है, क्या नियम दिया, अब देखो आयकर की गणना करते हैं हम लोग। यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन में, आयकर की गणना, आयकर की गणना कैसे करेंगे, आपको बॉक्स दिया है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, मतलब पहला जो दिया है कि 2 लाख रुपये तक कोई कर नहीं लगेगा, 0%, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं लगाना है। अब दूसरा बात क्या बोल दिया गया है कि 2 लाख, ठीक है, 2 लाख 1 रुपये से लेके कहाँ तक का, 5 लाख तक का। ठीक है, 5 लाख तक का आपको कितना परसेंट लगेगा, 10% लगेगा। ठीक, 10%। तो इसके पास भाई 5 लाख तो है ही नहीं, कितना है, 2,87,000 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 2 लाख, अब 5 लाख लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, 2 लाख 5 लाख लिख के 2 लाख से हमको 2,87,000, ठीक है, 87,000 तक कितना परसेंट लगेगा, 10%। तो घटा लो पहले कि 2,87,000 में ये एक मतलब क्या है कि 2 लाख 1 रुपये से भी ज़्यादा होता है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटा देंगे 2 लाख का, 2 लाख रुपये को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपके पास, कितना आंसर आ जाएगा इसके पास कि 87,000, ओनली कितना हो जाएगा, 87,000। अभी 87,000 का कितना परसेंट, 10%। तो 10% निकाल दो इसमें,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक कट गया, तो कितना आ गया आपके पास 8,700 रुपया आया। ठीक है, आयकर आया। ठीक है, 8,700 रुपये, और कुछ पैसा बचा नहीं है। यदि बचा रहता तो 20% का भी निकालते, भी आगे अन्य क्वेश्चन में आएगा ऐसा टाइप से। ठीक है, तो 8,700 रुपये आया। अब देखो इसी में हमको शिक्षा उपकर लगाना है। ठीक है, बाकी तो बचा नहीं, तो शिक्षा उपकर क्या चीज़ है यहाँ पे, कितना है, जो ये 8,700 जो रुपये आया है आयकर, उसी का 3% है। इसमें 2 बार निकाला होगा, एक बार प्राइमरी शिक्षा के लिए, एक बार क्या चीज़ है उच्च शिक्षा के लिए करके 2%, 1% करके दिया, नहीं कुल मिला के 3% है। तो अब शिक्षा उपकर कितना परसेंट लगाएंगे, 3%। किसमें, ये इसमें, तो 8,700 रुपये में आप 3% लगा दो, तो कितना हो गया, 0 0 कटा है, 0 0 कटा, 3 7 21 हासिल 2, 3 8 24, 24 और 2 कितना होगा 26, 261 रुपये आ गया। ठीक है, 261 रुपये आ गया आपका शिक्षा उपकर। अब कुल आयकर कितना हो जाएगा, कुल आयकर या कुल देय आयकर। ठीक है, कुल देय आयकर कितना हो जाएगा, ये 8,700 रुपया हो गया पहले था, और 261 रुपया। ठीक है, और 261 रुपये और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ 7 2 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 8,961 रुपया वो क्या देगा, साल भर का वो टैक्स देगा। यदि मान लो 4,10,000 रुपया कमा रहा था, इतना कुछ दान कर रहा था, कुछ भविष्य निधि में सब में जमा कर रहा था, उसके बाद भी उसको उस पैसे का 8,961 रुपये गवर्नमेंट को वो टैक्स देगा। आंसर चेक कर लेते हैं, 8,961। ठीक है, आंसर आ गया समझ में। वीडियो समझ में नहीं आएगा तो एक बार और पलट के देखिएगा, शुरू से देखिएगा तब समझ में आएगा। ठीक है, कि हो क्या रहा है। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तब तक दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ लो आपके बुक का। देखिए फिर से, ठीक है, अच्छे समझिएगा। पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो अब दूसरा क्वेश्चन के प्रति ध्यान देंगे, दूसरा क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपया है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा किस्त जमा करता है, और 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है। अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है, जिसका 50% मुक्त है। तो उसके द्वारा एक वर्ष में, मतलब वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना करना है, समझिएगा। तो सबसे पहले कुल वार्षिक आय लिख लेता हूँ मैं, किसका, नवीन का। समझते जाना अच्छे से, ठीक है, स्टेप को फॉलो करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल वार्षिक आय, ठीक, कुल वार्षिक आय कितना है इसके पास, 7,20,000 रुपया है कुल वार्षिक आय। मैं बोला हूँ पहले दान की राशि को पहले लिख दो और घटा दो, उसके बाद आगे बढ़ना। तो दान की राशि पहले निकाल, दान की राशि कितना है उसको देखो। तो दान की राशि इसके पास कितना है कि 20,000 रुपये, कितना 15,000 रुपये जमा करता है। ठीक है, 15,000 रुपये जमा करता है, उसका ही ना 50% छूट है दान की राशि में। तो 50/100 कर दिए, तो 1 0 से 1 0 कटा, इससे 1 कटा, तो ये 7,500 आएगा। गुना कर लेंगे, 7,500 रुपये दान की राशि है। तो क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, कुल राशि। ठीक, अब कुल वार्षिक आय कितना हो जाएगा, घटाना पड़ेगा। कुल वार्षिक आय तो टोटल मेरे पास कितना, 7,20,000 रुपया था, उसमें 7,500 रुपया को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, 7,000 तो माइनस कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा आपके पास 12,500, 7,12,500 बचेगा। ठीक है, हाँ, इतना हो जाएगा, इतना रुपया है, चेक कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, इतना घटेगा। यहाँ पे 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से एक घटा लो यार, 7 20, यहाँ पर 000 है, यहाँ पे 7 5 00 है, 00। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे हो गया 1 दे देंगे इसको हासिल। 1 में कितना हो गया, 7,20,000 है ना। एक
ठीक। तो यहाँ पे घटा लेंगे, इतना हो गया 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा आपका कितना हो गया 10 था 9 हो जाएगा, 9 में 7 गया तो 2, फिर ये कितना हो जाएगा 1, तो 7,12,500 रुपया। तो 7,12,500 रुपया हो गया आपका कुल वार्षिक आय समझो। अब कर में छूट योग्य राशि उसको देख लो, कर में ठीक है छूट योग्य राशि, ठीक है छूट योग्य राशि, ठीक है। कर में छूट योग्य राशि किसमें कितना कितना जमा किया उसको चेक कर लो। सामान्य भविष्य निधि में देखो सबसे पहले वो सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा करता है, देखो कितना जमा कर रहा है 4,000 रुपये मासिक जमा करता है 4,000। तो 4,000 गुना कितना हो जाएगा, महीना है तो उसको तुमको साल में बदलना है, वार्षिक करना है। तो 4,000 का गुना 12 से कर देंगे तो 12 चौक 48,000 रुपये हो जाएगा, 48,000 रुपया। दूसरा किस में जमा करता है, जीवन बीमा में जमा करता है 20,000 रुपये वार्षिक जमा करता है। तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीवन बीमा, ठीक है। जीवन बीमा में कितना जमा करता है वो 20,000 रुपये, इसको यहीं पे लिखो वो वार्षिक है, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये जमा करता है, वार्षिक जमा करते हैं, इसमें 12 गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर 30,000 रुपये ना राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा करता है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र में कितना जमा करता है 30,000 रुपये जमा करता है, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ठीक है। तो 30,000 रुपया हो गया राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा करता है। अनाथ आश्रम वाला मैं निकाल चुका हूँ, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ध्यान दो, प्लस कर दो सबको। तो 30, 20, 50 यहाँ पे 98,000 हो जाएगा, 30, 50, 48 कितना होगा 98,000। तो ये हो गया आपके पास 98,000 रुपया। 98,000 रुपया हो गया, इसे कर में छूट योग्य राशि, तो इसमें घटा देते हैं। तो क्या होगा कर योग्य राशि, ठीक है। कर योग्य राशि में कितना हो, कितना में हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो घटा दो 7,12,500 रुपया माइनस 98,000 रुपया घटाना है। तो देखो अच्छा घटा लो 7 लाख, ठीक है 12,500 में घटाना है हमको 98,000 रुपया को घटा देते हैं। जीरो के यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। अभी हो गया आपका 10 हो गया, तो 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6,14,500 हो जाएगा, यानी आंसर 6,14,500 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टैक्स की गणना करेंगे, समझ गए इतना, ऊपर को मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से नोट कर लिए रहेगा तो बनेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग को लिखना क्या चीज़ है, अब बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स को देखना कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना टैक्स लगेगा, कितना कितना छूट होगा। तो हम अब आयकर की गणना करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आयकर की गणना में देखिएगा सबसे पहला पॉइंट आपको दिया होगा, बॉक्स चेक कर लेते हैं कि 2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं है, ठीक है। 2 लाख रुपए तक 0% है, आपको कुछ कर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद देखो 2 लाख, ठीक है 2 लाख 1 रुपया से 5 लाख तक आपको दिया है 10% दिया होगा। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास 5 लाख तो था ही नहीं, तो 2 लाख से लेके मैं 2,87,000 लिख दिया था, लेकिन अभी 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको पहले 2 लाख से 5 लाख तक का ही निकाल लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, जब 5 लाख में आप 2 लाख घटाओगे, एक को नहीं घटाना है, ठीक है। 5 लाख में 2 लाख घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख का कितना परसेंट 10% निकाल लो, 10%। तो इससे कटा तो आपके पास आंसर कितना आ गया 30,000 रुपया। कितना आ गया 30,000। अब ये तो पहला बार हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो बचा है ना पैसा ही 5 लाख तक का हुआ है, हमारे पास कितना है अभी 6,14,000 है। तो फिर अब कुछ दूसरा बार क्या बोलता है आकर में कि 5 लाख, ठीक है 5 लाख 1 रुपया से लेके 10 लाख तक बोलता है, 10 लाख तक 20% होता है, लेकिन हमारे पास 10 लाख नहीं है, लेकिन 6,14,500 रुपया था, समझ गए। 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक का 20% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास 10 लाख नहीं है, हमारे पास कितना है 6,14,500 है। यहाँ पे 6,14,000 क्या कर देंगे 500, इसका कितना परसेंट लगेगा यहाँ पे 20% लगेगा, इसका टैक्स कितना लगेगा 20% लगेगा। तो समझिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 6,14,500 में आप 5 लाख घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 1,14,500 आंसर आएगा। इसका कितना परसेंट 20% निकालना पड़ेगा, ठीक है। A0 से A0 कटा, इससे ये कटा, इसको देखो क्या हो जाएगा 2 शून्य शून्य हो गया, 2 पंचे 10 की शून्य हासिल 1 है, 2 चौक 8 1 कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया 22,900 रुपया हो गया, ठीक है। ये 20% वाला कर है। अब क्या हो जाएगा कुल आयकर, ठीक है। कितना कुल आयकर
तो कुल आयकर में कितना है, पहले हमारे पास 30,000, 30,000 धन कितना हो जाएगा 22,900 रुपया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे टोटल तो पहले कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 52,900 रुपया। 52,000 रुपया 900 रुपया कुल आयकर है। लेकिन अभी शिक्षा उपकर देना पड़ेगा इसको, तो इस पैसा पे शिक्षा उपकर उतना टाइम एक ही बार में निकल गया था, तो इसलिए एक ही बार का शिक्षा उपकर निकाले थे। अभी दोनों को मिला के जो टोटल आयकर आएगा, टोटल टैक्स आया, उसका हमको क्या निकालना है, शिक्षा उपकर निकालना है। शिक्षा उपकर दो प्रकार का है, प्राथमिक और मतलब उसका उच्च करके मिला के 2 और 1 मिला के 3%, कुल 3% है। ठीक है, तो शिक्षा उपकर कितना परसेंट है आपके पास, 3%। इसको मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक, तो शिक्षा उपकर ध्यान दीजिएगा, शिक्षा उपकर कितना है, शिक्षा उपकर है 3%। तो किसका 3%, 52,900 रुपये का 3% निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसल, देखो कितना होगा, 3 या 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया। ठीक है, और 3 पंचे 15, तो 1,587 रुपये इसका शिक्षा उपकर आ गया। ठीक है, शिक्षा उपकर। अब कुल देय आयकर कितना देगा गवर्नमेंट को आदमी, तो कुल देय आयकर, ठीक है, कुल देय कर, ठीक है, कुल देय कर कितना, कुल देय आयकर भी लिख सकते हो, कुल देय कर चल लिख देता हूँ मैं। तो कितना 52,900 रुपये तो देगा ही, और ये आपका शिक्षा उपकर भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 5 14 की 4 हासिल 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 54,487 रुपये उसको टैक्स भरना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर हम, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 54,487 रुपये इतना हमको टैक्स टोटल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका टैक्स निकाला जाता है। तो पहले इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 2 क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी, फिर अगला चैप्टर जो है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।